नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। अपनी लास्ट क्लास में मैंने नया टॉपिक शुरू किया था आपके साथ, सामाजिक मुद्दे विस्थापन। और उसके अंतर्गत मैंने आपको विस्थापन का अर्थ एवं प्रकृति के बारे में बताया था और ये भी आपको बताया था कि विस्थापन और प्रवास में अंतर है। आज उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको विस्थापन के प्रकार बताने जा रही हूँ और उसके पश्चात मैं आपको विस्थापन की समस्या के कारण बताऊंगी। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं विस्थापन के कौन कौन से प्रकार हैं। विभिन्न दशाओं में विस्थापन के लिए अनेक दशाएं उत्तरदायी होती हैं। विस्थापन का कारण कभी प्राकृतिक संकट होते हैं तो कभी आर्थिक दशाओं में उतार चढ़ाव होने के कारण लोगों को अपने मूल निवास स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कई बार आतंकवादी गतिविधियों के फलस्वरूप एक विशेष समुदाय के लोगों को अपना घर और संपत्ति छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए विवश होना पड़ता है। वहीं युद्ध की दशा में सीमावर्ती क्षेत्र के गांव खाली करवा लिए जाते हैं। किसी क्षेत्र में जब बड़े बड़े कारखानों, बांधों आदि की स्थापना होती है या सड़कों या नहरों का निर्माण होता है, तब भी काफ़ी लोगों को अपने परंपरागत निवास स्थान से वंचित होना पड़ता है। कहने का अर्थ है कि विभिन्न कारणों के आधार पर विस्थापन के कुछ प्रमुख रूपों को हम समझ सकते हैं और वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ प्राकृतिक विस्थापन। ये विस्थापन का सबसे प्रारंभिक और सार्वभौमिक रूप है। सभ्यता के आरंभिक समय से ही आज तक किसी क्षेत्र में जब अकाल, भूकंप, बाढ़, महामारी अथवा ज्वालामुखी फटने से होने वाला संकट पैदा होता है तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने मूल निवास स्थान से, जहाँ वह रहते हैं, से विस्थापित होने लगते हैं। जिन क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना हमेशा बनी रहती है, वहाँ के निवासी बार बार स्थान परिवर्तन करके भिन्न भिन्न तरीकों से आजीविका उपार्जित करते हैं। हाल ही में हम देखते हैं कि उत्तरांचल के गढ़वाल क्षेत्र, मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र, गुजरात में कच्छ और भुज के क्षेत्र तथा लातूर में आने वाले भूकंप से जान माल की इतनी अधिक हानि हुई थी कि लाखों लोग पूरी तरह विस्थापित हो गए। इसी तरह उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में समय समय पर समुद्री तूफान आते रहते हैं और उन समुद्री तूफानों से होने वाला विस्थापन भी प्राकृतिक विस्थापन की प्रकृति को स्पष्ट करता है। ध्यान होगा आपको कि सन 2004 के अंत में सुनामी के नाम से आई समुद्री तूफान ने जो व्यापक विनाश किया, उससे प्रभावित लाखों लोग आज भी विस्थापन की उस त्रासदी को महसूस कर रहे हैं। किसी क्षेत्र में जब अकाल पड़ जाता है तब भी बड़ी संख्या में लोग आजीविका उपार्जित करने के लिए दूसरे स्थानों पर जाने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये सब प्राकृतिक विस्थापन के उदाहरण थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। अब मैं आपको औद्योगिक विस्थापन के संबंध में बताऊंगी। ये विस्थापन का वह रूप है जो आर्थिक संकट के कारण पैदा होता है। एक विशेष अवधि में जब आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो जाता है तो उद्योगों की बहुत अधिक हानि होने से सैकड़ों कल कारखाने बंद होने लगते हैं। जब वो कारखाने बंद होते हैं तो इनमें जो लोग लगे होते हैं, काम करते हैं, वे बेरोज़गार हो जाते हैं और इससे बेरोज़गार श्रमिकों को आजीविका के लिए मजबूर होकर वे जगह छोड़नी होती है और दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हम देखते हैं कि गांव में कुटीर उद्योगों का पतन होने से भी एक बड़ी संख्या में ग्रामीण
कारीगरों को अपना जो पैतृक निवास है उसे छोड़कर आजीविका की तलाश में शहरों की ओर जाना पड़ता है। गांव में जनसंख्या बढ़ने से एक परिवार की कृषि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने लगती है। तो इससे पैदा होने वाले विस्थापन को हम आर्थिक विस्थापन कहते हैं, औद्योगिक विस्थापन नहीं। जब मैंने ये जो आपको बताया ये था आप औद्योगिक विस्थापन, लेकिन इसके अंतर्गत मैंने एक आपको आर्थिक विस्थापन भी बताया है, उसे याद रखिएगा। अब मैं आपको जो प्रकार बताने जा रही हूँ वह है राजनीतिक विस्थापन। राजनीतिक विस्थापन ऐसा विस्थापन है जो राजनीतिक दशाओं का परिणाम होता है। जब किसी देश में राजनीतिक उथल पुथल होती है तो एक बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होने लगते हैं। उदाहरण के लिए सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन हुआ और इसके फलस्वरूप दोनों देशों में विस्थापन की समस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। 1974 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की हत्या के बाद जब बांग्लादेश के शासन पर कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ने लगा तो नियोजित रूप से एक बड़ी संख्या में हिंदुओं को प्रताड़ित करके भारत में प्रवेश करने के लिए बाध्य किए जाने लगा। किसी देश में जब कोई राजनीतिक क्रांति होती है तो क्रांति में सहयोग न करने वाले लोगों के सामने अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार रूस और चीन की राजनीतिक क्रांति के समय एक बड़ी संख्या में लोगों को अपना देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। तो ये राजनीतिक विस्थापन के कारण लोगों को अपना निवास स्थान या पैतृक निवास स्थान छोड़कर विस्थापन के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वह है सामाजिक विस्थापन। यदि विस्थापन की दशा कुछ सामाजिक कारणों से उत्पन्न होती है तब उसे सामाजिक विस्थापन कहा जाता है। S.C. दुबे तथा M.N. श्रीनिवास ने भारत के ग्रामीण जीवन का अध्ययन करके ये स्पष्ट किया कि आज भी अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जातियां दलित जातियों के लोगों को समान अधिकार देने के पक्ष में नहीं हैं। हरियाणा के जिन ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जातियों की पंचायतों की ताकत निर्वाचित गांव पंचायतों से भी अधिक है, वहां साधारण सी गलती पर भी निम्न जातियों के लोगों को गांव छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। बहुत से लोग शक्तिशाली जातियों के उत्पीड़न से बचने के लिए स्वयं अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे गांवों या नगरों में जाकर बसना पसंद करने लगते हैं। अंतर्जातीय तनावों से भी सामाजिक विस्थापन को प्रोत्साहन मिलता है। आतंकवादी विस्थापन, ये विस्थापन का एक नया रूप है जिसका आरंभ हम 1980 के दशक से मान सकते हैं, जब एक विशेष देश अथवा समुदाय द्वारा नियोजित रूप से किसी क्षेत्र में हिंसक गतिविधियों द्वारा लोगों में आतंक पैदा करके उन्हें दूसरे स्थान पर जाकर बसने को बाध्य किया जाने लगता है, तब इसे हम आतंकवादी विस्थापन कहते हैं। ऐसे विस्थापन का सबसे स्पष्ट रूप कुछ समय पहले पंजाब, जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। पंजाब में जिस समय पाकिस्तान द्वारा खालिस्तान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, तब वहाँ आतंकवादी संगठनों की अपनी एक समांतर सरकार बन गई थी और इसका विरोध करने वाले व्यक्ति को अपनी घर और संपत्ति से हाथ धोकर विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी प्रकार कश्मीर में भी नियोजित रूप से आतंकवादी संगठनों ने हिंदुओं को इतना भयभीत कर दिया
कि पिछले 25 वर्षों में कश्मीरी हिंदुओं की लगभग 75% आबादी देश के दूसरे हिस्सों में जाकर रहने लगी। युद्ध से उत्पन्न दशाएं भी आतंकवादी विस्थापन में वृद्धि करती हैं। जब दो देशों के बीच युद्ध की समस्या और दशा पैदा होती है तो इनकी सीमा पर यानी देश की सीमाओं पर जो बसे सैकड़ों गांव होते हैं वो रातों रात खाली करवा दिए जाते हैं। कभी कभी इस तरह का विस्थापन अनेक वर्षों तक भी बना रहता है। अंतिम प्रकार बताने जा रही हूँ विकास जनित विस्थापन। ये विस्थापन का सबसे व्यापक रूप है जो विकासशील देशों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों का परिणाम है। किसी देश में आर्थिक विकास के लिए जब लाखों हेक्टेयर भूमि की ज़रूरत होती है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं। तो ये जो अंतिम प्रकार मैंने आपको बताया वह विकास जनित है, विस्थापन है। विस्थापन की समस्या के कारण अब हम ये जानेंगे कि वे कौन से कारण हैं जो विस्थापन की समस्या को उत्पन्न करते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरू में पूरे विश्व में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में तेजी आने के साथ प्राकृतिक विस्थापन की जगह मानवीय विस्थापन की समस्या गंभीर रूप लेने लगी। आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत भारत में देश के आर्थिक विकास के लिए भी जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई गई, इनके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों में विस्थापन की समस्या ने एक विकराल रूप ले लिया। ये सच है कि विकास कार्यक्रमों से देश को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त हुए, लेकिन इसके साथ ही जनसंख्या में के एक बड़े भाग के जीवन का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। भारत में तेजी से होने वाली जनसंख्या वृद्धि के साथ विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की मांग भी बढ़ती जा रही है। नगरों और गांवों में बिजली, पानी, परिवहन, नागरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये आवश्यक हो गया है कि सरकार व्यापक स्तर पर विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करे। इन विकास कार्यक्रमों तथा विस्थापन से संबंधित समस्या का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि विस्थापन की समस्या के कुछ कारण हैं और वे इस प्रकार हैं। बांधों और जलाशयों का निर्माण, औद्योगिक विकास, सड़कों का निर्माण, नई वन नीति, नगरीय सुविधाओं में वृद्धि, नगरों का विस्तार, राजनीतिक दशाएं। आज मैं आपको बांधों और जलाशयों का निर्माण के संबंध में बताऊंगी कि वो कैसे विस्थापन का कारण बना। देश के आर्थिक विकास के लिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता बिजली के उत्पादन और सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करने की है और इसके लिए देश के विभिन्न भागों में बड़े बड़े डैम, बांध और जलाशयों का निर्माण करना शुरू किया गया। जिन स्थलों पर भी ये डैम, बांध और जलाशय बनाए गए अथवा बनाने की प्रक्रिया में हैं, वहाँ एक बड़े क्षेत्र की संस्कृति और सभ्यता पानी में डूब गई। यानी लाखों हेक्टेयर में कृषि भूमि और जंगल समाप्त हो गए। इन विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाली संख्या बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदा से विस्थापित होने वाले लोगों की तुलना में भी कई गुना अधिक है। उदाहरण के लिए पंजाब में जब सबसे पहले भाखड़ा नांगल परियोजना को पूरा किया गया तो एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो गया तथा वहाँ के निवासियों को आजीविका उपार्जित करने के लिए दूसरे स्थानों पर जाकर रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसी प्रकार उत्तरांचल में टिहरी बांध भागीरथी गंगा पर बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा बांध है, जिस पर अब तक लगभग 14,000
करोड़ रुपए से भी अधिक व्यय किया जा चुका है। इस बांध के कारण पुराना टिहरी नगर जलमग्न हो गया तथा आसपास के लगभग 125 गांवों के लोगों के सामने विस्थापन की समस्या पैदा हो गई। ये सच है कि टिहरी नगर के लोगों को बसाने के लिए पहले से भी बड़े नगर का निर्माण कर दिया गया, लेकिन पुरानी टिहरी की संस्कृति इस बांध के साथ ही डूब गई। सीमावर्ती गांवों के लोगों का अभी भी पूरी तरह पुनरावास नहीं हो सका है। उत्तरांचल में भी शारदा सागर तथा नानक सागर के निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमि का अधिग्रहण होने से एक बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गए। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी सरदार सरोवर बांध तथा बरगी बांध से उत्पन्न होने वाला विस्थापन विकास की समस्या के कारण उत्पन्न विस्थापन को बताता है। इसी प्रकार नर्मदा नदी के किनारे बनने वाले सरदार सरोवर बांध की लंबाई 120 किलोमीटर तथा इस बांध की दीवारों की ऊंचाई लगभग 455 फुट है। शुरू में बांध के कारण शूलपना, बड़गांव, मनीबेली, जलसिंदी तथा हरसूद तक के गांव धीरे धीरे पानी में डूबते चले गए, जबकि बांध के पूरा होने तक इस क्षेत्र के 282 गांवों के लाखों लोग विस्थापित हो गए। पिछले सैकड़ों वर्षों से सुख शांति के साथ जीवन बिताने वाले हरसूद क्षेत्र के लोगों को जुलाई 2004 तक सरकार द्वारा ज़बरदस्ती इस क्षेत्र से हटा दिया गया। इन लोगों के पास के ही छनेरा गांव में मुआवजा देकर इनका पुनरावास कर दिया गया, लेकिन हरसूद की संस्कृति पूरी तरह समाप्त हो गई। इस बांध ने निमाड़ क्षेत्र की लाखों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि, जंगली संपदा और प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त कर दिया। मध्य प्रदेश में जबलपुर नगर में 20 किलोमीटर दूर बरगी नामक स्थान पर नर्मदा नदी के पानी से ही रानी अम्बतीबाई बरंगी बांध का निर्माण किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने और बिजली का उत्पादन करने के लिए किया गया। इस बांध के कारण 162 गांव के लोग विस्थापित हो गए, जिनमें से एक बड़ी संख्या गौड़ आदिवासियों की है। ये आदिवासी एक लंबे समय में जंगल के संसाधनों और खेती द्वारा आजीविका चला रहे थे और अपना जीवन सुखी में व्यतीत कर रहे थे। बरगी बांध के कारण इन्हें अचानक अपने मूल निवास स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर बसने के लिए बाध्य कर दिया गया। आज इनमें से अधिकांश लोग बेरोजगार और कुपोषण के शिकार हैं और इस बांध से विस्थापित होने वाले लोगों को सरकार ने गोरखपुर, जुमुनिया और सिंगोदा क्षेत्र में बसाने के साथ ही उन्हें मुआवजा भी दिया, लेकिन आज इनमें से अधिकांश व्यक्ति या तो जबलपुर शहर में रिक्शा चलाते हैं या मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं या आसपास के क्षेत्रों में अपमानित जीवन बिताने के लिए बाध्य हैं। स्वाभाविक है कि इस दिशा को हम विकास क्या कह सकते हैं। पंजाब, उत्तरांचल तथा मध्य प्रदेश के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक आदि में बनने वाले बांधों के फलस्वरूप भी एक बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक हानि उन लोगों को होती है जो मुआवजे की राशि 1-1.5 वर्ष में ही समाप्त करके जीवन भर के लिए बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। औद्योगिक विकास इसका अगला कारण मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।